दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों लुधियाना में भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन। किसानों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण योजनाओं के लाभार्थियों से की बात। कहा, केंद्र सरकार किसानों की सेवा में नहीं छोड़ेगी कोई कसर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लुधियाना के नूरपुर बेट गांव में किसान चौपाल में कृषि यंत्रों का किया अवलोकन। कहा, नूरपुर गांव में 2017 से नहीं जलाई जाती है पराली। किसानों से पराली न जलाने की अपील। दालों, सब्जियों और ईंधन की कीमतों में गिरावट। आम आदमी को मिली राहत। सितंबर महीने में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर घटकर 0.13% दर्ज। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला और पशु प्रदर्शनी का आयोजन। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, यह मेला किसानों को आधुनिक तकनीक, नवीन शोध और आत्मनिर्भर खेती की दिशा में सशक्त बनाने का है प्रेरणादायी मंच। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रैप का स्टेज 1 लागू। खराब श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 दर्ज। आने वाले दिनों में भी यही स्थिति बने रहने की आशंका। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आज महिला किसान दिवस है। महिलाएं चाय के बागानों और धान के खेतों से लेकर पशुपालन और रिसर्च लैब तक में हर जगह आपको काम करते हुए मिल जाएंगी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज महिला किसान दिवस के उपलक्ष्य में सभी किसान बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भारत गाँव के बिना अधूरा है और गाँव खेती के बिना और खेती महिलाओं के बिना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हमारी बहनें कृषि सखी, ड्रोन दीदी के रूप में न केवल खेती में नई क्रांति कर रही हैं, बल्कि समृद्धि की सशक्त गाथा भी लिख रही हैं। महिला किसान दिवस पर सभी किसान बहनों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भारत गांव के बिना अधूरा है और गांव खेती के बिना और खेती बिना महिलाओं के नहीं हो सकती। अनादिकाल से हमारी बहनें खेती में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती, लेकिन जब हम नाम किसान का लेते हैं तो छवि हमारे दिमाग में पुरुष की उभरती है। सच्चाई ये है कि पहले भी अगर पुरुष हल चलाता था तो महिलाएं बीज डालती थी, उराई करती थी उसी हल में। फसल काटना हो, सब्जी और फल तोड़ना हो, उड़ावनी का काम हो, पशुओं के लिए चारा काटना हो, सानी तैयार करना हो, दूध निकालना हो, एक नहीं, हर काम में बहनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लुधियाना स्थित ICAR भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने किसानों, महिला, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने पंजाब में फसल नुकसान की भरपाई के लिए 74 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिससे किसानों को गेहूं के बीज मुफ्त दिए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11.09 लाख किसानों को 222 करोड़ रुपए अग्रिम दिए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त 36,703 घरों के पुनर्निर्माण के लिए प्रति परिवार 1.60 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 1.20 लाख रुपए मकान निर्माण और 40,000 रुपए मजदूरी व शौचालय निर्माण के लिए होंगे। जिन भाई और बहनों के मकान टूटे हैं बाढ़ के कारण, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको हम विशेष पैकेज देंगे। हमें पहले केवल 14,000 मकानों की जानकारी राज्य सरकार ने दी थी। ये 14,000 लोगों के मकान ध्वस्त हैं। हमने 14,000 की राशि बिना विलंब के भेज दी थी। फिर मैंने और कहा, जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एडवांस किस्त में डाल रहा था पंजाब के किसानों के खाते में ताकि इस समय खेती के लिए काम आए, तब भी मैंने आग्रह किया। मेरे विभाग के अधिकारी रोज पंजाब सरकार के संपर्क में थे कि भाई मकानों की और सूची भेजिए आप। मुझे 36,703 मेरे विभाग को मकानों का प्रपोजल और भेजा गया कि ये मकान टूटे हैं। कल रात को 9 बजे मुझे प्रपोजल भेजा। आज मैंने स्वीकृति की चिट्ठी, ग्रामीण विकास मंत्री तो आए नहीं, मैंने कहा था कि एक जगह कहीं ऐसे जिनके मकान टूटे उनको इकट्ठा करके भी हम कोई कार्यक्रम कर सकते हैं, तो वो कहीं प्रदेश के बाहर थे। लेकिन माननीय कृषि मंत्री जी खुंडिया साहब आए थे, उनके हाथ में मैंने वो जो 36,703 मकानों का स्वीकृति का पत्र सौंप दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लुधियाना के नूरपुर बेट गांव में किसान चौपाल में किसानों से बातचीत की और कृषि यंत्रों का अवलोकन किया। उन्होंने धान की कटाई के लिए SSMS फिटेड कंबाइन हार्वेस्टर और गेहूं की बुआई के लिए हैम्पे स्मार्ट सीडर मशीन का लाइव डेमो देखा। कृषि मंत्री ने बताया कि नूरपुर गांव में 2017 से पराली नहीं जलाई जाती। किसानों ने पराली का सही प्रबंधन अपनाया है। उन्होंने कहा कि नई मशीनों से पराली खेत में फैल जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। स्मार्ट सीडर तकनीक से बुआई के साथ मिट्टी और बीज को बेहतर मिश्रण होता है। इसके बाद मंत्री ने दौराहा गांव में समन्यु हनी मधुमक्खी पालन केंद्र का दौरा किया। वहां उन्होंने किसानों से संवाद किया और मधुमक्खी पालन के नए मॉडल व नवाचारों की जानकारी ली। फसल में उत्पादन में मुझे यहाँ किसान भाइयों ने बताया कि कमी तो हुई नहीं, वो पैसा अलग बचा, लेकिन उत्पादन बढ़ा ही है, घटा नहीं है। लेकिन दूसरा फायदा 2 साल बाद अगर आप ऐसे ही पराली का प्रबंधन करते हैं, खेत में मिलाते हैं और बोनी करते हैं, तो 2 साल के बाद यही नाइट्रोजन के रूप में इस जमीन में आपको यूरिया कम डालना पड़ेगा, क्योंकि यूरिया का मतलब नाइट्रोजन, और 1 एकड़ में 2 क्विंटल तक ज्यादा उत्पादन होगा। तो यूरिया का पैसा बचेगा, सॉइल हेल्थ बढ़ेगी, यूरिया के कारण जो नुकसान होता है वो भी नहीं होगा। और इसलिए मेरी अपील है, मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, पराली मत जलाइए, पराली का प्रबंधन कीजिए। और नूरपुर से प्रेरणा लेके बिट्टू जी मैं भी जा रहा हूँ, तो अपने खेत में भी ऐसे ही सीधे डायरेक्ट सीडिंग करूंगा मध्य प्रदेश में। मैं नहीं करूंगा पलेबा, न पराली जलाने का सवाल नहीं है। दालों, सब्जियों और ईंधन की कीमतों में गिरावट से सितंबर महीने में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति WPI की दर घटकर 0.13% पर आ गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई दर 0 से 5.22% नीचे दर्ज की गई। सब्जियों के दाम सितंबर 2024 के मुकाबले 24.41% और दालों के 17.19% घटे। प्याज की कीमतों में 63.79% और आलू में 42.24% की गिरावट रही। वहीं फलों की महंगाई दर 4.06% और धान की 1.52% नीचे रही। ईंधन वर्ग में मुद्रास्फीति 0 से 2.58% नीचे रही। इस श्रेणी में रसोई गैस 7.96% और पेट्रोल 3.82% और डीजल 3.09% सस्ता हुआ।
विनिर्मित उत्पादों में खाद्य तेल और वसा की थोक महंगाई दर 14.50% दर्ज की गई। हालांकि खाने पीने के सामान, बिजली उपकरण और कपड़ों के दाम बढ़े, जबकि रबर, प्लास्टिक उत्पाद, वाहन, ट्रेलर, दवाइयां और चमड़े के सामान सस्ते हुए। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही खुशखबरी दे सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बैंक आरबीआई दिसंबर में नीतिगत दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। इस कटौती के बाद रेपो रेट घटकर 5.25% रह जाएगी। एचएसबीसी की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए नए आर्थिक सुधारों के साथ साथ एक्सपोर्टर्स के लिए एक राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। सितंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई महंगाई सालाना आधार पर 1.5% रही, जो जून 2017 के बाद से सबसे कम है, क्योंकि खाद्य कीमतें काफी नीचे चली गई। अनाज और दालों की कीमतों में भी मासिक गिरावट देखी गई, जिससे समग्र महंगाई का दबाव कम हुआ। जुलाई सितंबर तिमाही के लिए औसत महंगाई 1.7% रही, जो आरबीआई के 1.8% के अनुमान से थोड़ा कम है। और उत्तर प्रदेश में मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में मंगलवार को 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला और पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने किया। कृषि मंत्री ने किसानों को प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें कृषि पोर्टल पर पंजीकरण कराकर सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न किसान हितैषी योजनाएं जारी की गई हैं। कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि ये मेला किसानों को आधुनिक तकनीक, नवीन शोध और आत्मनिर्भर खेती की दिशा में सशक्त बनाने का एक प्रेरणादायी मंच है। उन्होंने कहा कि किसानों की प्रगति ही राष्ट्र की समृद्धि का आधार है। मेले में देश भर के किसान और कृषि विशेषज्ञ शामिल होंगे। और सर्दियों की आहट के साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से चेतावनी देने लगी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का स्टेज 1 लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 211 दर्ज की गई। आने वाले दिनों में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की आशंका जताई गई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार संस्थाओं को स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में 13 दिसंबर 2024 को संशोधित GRAP कार्यक्रम जारी किया था। इसे भी तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। और अब बात कृषि की ऐसी पद्धति की जो न केवल हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि किसानों के लिए भी आर्थिक दृष्टि से लाभकारी साबित हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। ये खेती का एक ऐसा तरीका है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। प्राकृतिक खेती कृषि का एक पारंपरिक तरीका है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बजाय प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य भूमि, जल और पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए किसानों को आर्थिक और जैविक दृष्टि से लाभ पहुंचाना है। प्राकृतिक खेती में जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। इससे भूमि का संरचनात्मक स्वास्थ्य बेहतर होता है और उसकी पानी को समाहित करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके अलावा ये खेती टिकाऊ होती है और दीर्घकालिक लाभ देती है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं ताकि किसानों को इस दिशा में प्रोत्साहित किया जा सके। इनमें प्राकृतिक खेती योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन योजना और नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी योजनाएं शामिल हैं। प्राकृतिक खेती के तहत एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं ताकि भूमि का कुशल उपयोग हो, आय बढ़े और मिट्टी की उर्वरता में सुधार हो सके। हम प्राकृतिक खेती में सब्जी और उसके साथ ईख यानी कि गन्ने की खेती कर रहे हैं। गन्ने के साथ हम प्याज, लहसुन, इस प्रकार की खेती हम गन्ने के साथ कर रहे हैं। सब्जियों की खेती जैसे कि मल्टी लेयर खेती कर रहे हैं। मल्टी लेयर में हम एक साथ 4 से 5 प्रकार की फसल ले लेते हैं। जैसे कि दिसंबर में हम मल्टी लेयर खेती में कर रहे हैं खीरा, करेला।
रासायनिक खाद और कीटनाशकों की खरीद में होने वाली लागत को प्राकृतिक खेती से बचाया जा सकता है। इससे किसानों की लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ता है। साथ ही ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। हमने एफपीओ बना रखा है कि हमें फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा तो हमारा ये है, हम अपने खेत में जो भी है गाय भैंस का गोबर यूज करते हैं। इससे हमारे खाने का सब में बड़ा फ़ायदा, जो हम केमिकल मुक्त सब्जी और धान की में भी और गेहूँ इन खेतियों को कर रहे हैं, तो उससे हमारा खाने का भी टेस्ट बढ़ रहा है और हमारे शरीर से बीमारी में भी आराम मिल रहा। भारत सरकार की योजनाओं और पहल के साथ प्राकृतिक खेती अब हर किसान तक पहुंच रही है, जिससे उन्हें न केवल बेहतर उपज मिल रही है बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और लाभकारी कृषि भविष्य भी दिखाई पड़ रहा है। इसलिए खेती का ये तरीका न केवल आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फायदेमंद है। शमीम अख्तर, किसान समाचार। और आइए किसान समाचार में अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में मजबूती का रुख रहा। हालांकि कुछ अन्य मंडियों में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया। एगमार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मक्का के सौदों में उछाल देखने को मिला। यहां 13 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1200 रुपए। 14 अक्टूबर को इसमें 550 रुपए की बढ़त हुई और भाव 1750 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की जम्बूसर मंडी में भी मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 13 अक्टूबर को मक्का का भाव 2000 रुपए था, जो 14 अक्टूबर को 200 रुपए चढ़कर 2200 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भी मजबूती का दौर जारी रहा। यहाँ 13 अक्टूबर को मक्का का भाव 2100 रुपए था। 14 अक्टूबर को इसमें 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव 2130 रुपए हो गया। जबकि राज्य की बदायूं मंडी में स्थिरता के साथ कारोबार हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 13 और 14 अक्टूबर को मक्का का भाव 2050 रुपए पर टिका रहा। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 422,81,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 46,16,000 टन ज्यादा है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में नींबू की आवक सामान्य रही। वहीं दामों की बात करें तो अधिकतर मंडियों में कोई खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला, जबकि सुल्तानपुर मंडी में बढ़त रही। एगमार्कनेट के मुताबिक पंजाब की लुधियाना मंडी में नींबू का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 13 और 14 अक्टूबर को नींबू 2000 रुपए पर बिका। इसी तरह गुजरात की सूरत मंडी में सोमवार को नींबू का भाव रहा 1500 रुपए, जो कि मंगलवार को भी बिना किसी बदलाव के 1500 रुपए पर टिका रहा। हरियाणा की शाहबाद मंडी में स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। 13 अक्टूबर को इसका दाम रहा 3500 रुपए, जो कि 14 अक्टूबर को भी 3500 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर मंडी में 13 अक्टूबर को नींबू का भाव रहा 3800 रुपए, जो कि 14 अक्टूबर को 100 रुपए चढ़कर 3900 रुपए हो गया। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एबिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब के पश्चिमी इलाकों के किसान मक्का, मूली और गाजर की बुवाई कर लें। साथ ही यहां के पश्चिमी मैदानी इलाकों में इस समय सरसों की बुवाई की जा सकती है।
इसके अलावा इस मौसम में यहाँ के किसान फूल गोभी, टमाटर और ब्रोकली के नए पौधों का रोपण कर लें। हरियाणा के पश्चिमी इलाकों के किसान इस मौसम में सरसों और गाजर की बुवाई कर सकते हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में इस समय सरसों, गाजर और मटर की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी इलाकों में किसान आलू की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के मध्य इलाकों में किसान मूंग और मूंगफली की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। यहाँ पर इस मौसम में मूली, गाजर, चुकंदर, शलगम, पत्तेदार सब्जियों, फूल गोभी, बैंगन, टमाटर और मिर्च के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किसान मटर, मसूर और सरसों की बुवाई कर लें। साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी इलाकों के किसान मटर, गाजर, सरसों, मूली, पालक और धनिया जैसी सब्जियों की बुवाई कर लें। बिहार के दक्षिणी बिहार में किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों को सड़न रोग से बचाने के उपाय कर लें। वहीं बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाकों के किसान सभी सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाकों में किसान खड़ी सभी दलहनी फसलों जैसे उड़द, मूंग, अरहर और मक्का के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। वहीं ओडिशा के उत्तर पश्चिमी पठारी इलाकों में रागी और बाजरा की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ इस समय तोरी और सूरजमुखी की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। पत्ता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकड़ किस्म भी लगा सकते हैं। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बाद बंद गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोत कर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दे। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कर्नाटक के हम्पी स्थित विरूपाक्ष मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। ये मंदिर देवी पंपा देवी का दिव्य निवास स्थान है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी IREE का उद्घाटन किया। ये एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे और परिवहन प्रदर्शनी है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 40,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है। इसमें 450 से अधिक प्रदर्शक और 20,000 से अधिक व्यावसायिक आगंतुक भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में धन बल का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी किए। राज्य पुलिस विभाग, राज्य आबकारी विभाग, आयकर विभाग, राजस्व खुफिया निदेशालय, सीमा शुल्क और प्रवर्तन निदेशालय सहित सभी एजेंसियों को इस बारे में निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी के अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए ग्रीन क्रैकर्स को सशर्त अनुमति दे दी है। CJI BR गवई की बेंच ने कहा कि दिवाली और दिवाली से एक दिन पहले सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे के बीच ग्रीन क्रैकर्स चलाए जा सकते हैं।
तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।